हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम इस क्लास में अपना जो लेसन हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम अपनी क्लास में इसका पार्ट 2 करेंगे, दैट इज रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। अच्छा, लास्ट क्लास का जो टॉपिक था जो आप लोगों ने पढ़ा, तो अगर उसमें आपको कोई समझ कुछ चीज ऐसी है जो समझ नहीं आई है या कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द डाउट इन द ग्रुप। ठीक है, कि मैम ये हमारा ऐसा ऐसा डाउट है। अब उसी लास्ट टॉपिक से हम रिलेट करते हुए आगे चलेंगे कि हमने एक केस पढ़ा था। हमने एक स्टोरी फॉर्म में एक केस पढ़ा था। उस केस में क्या था कि जो मेड थी शांति, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, उसके भाई के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया। तो उसमें चार लोग इन्वॉल्व थे: प्रोसिक्यूटर, पुलिस, डिफेंस लॉयर एंड जज। ठीक है, ये चार लोग इन्वॉल्व थे। अब इन चार लोगों का इंडिविजुअली रोल हम पढ़ेंगे कि क्या था, कैसे था और क्यों था। ठीक है, क्यों इन लोगों को इन्वॉल्व किया गया। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। क्योंकि सबसे पहले जब भी कोई क्राइम होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? जज के पास जाते हैं कि पुलिस के पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं ऑब्वियसली ना, वो सारी चीज की छानबीन करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, सबूत इकट्ठा करती है ना। फिर उसके बाद लॉयर्स के पास जाया जाता है, देन सारे काम होते हैं, लास्ट में जज के पास जाते हैं। तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट रोल इज ऑफ किसका? पुलिस का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज मी भारती टीमकर और हम सब लोग यहाँ पर सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं। आप सभी बच्चे हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है टेलीग्राम चैनल। एंड ये इसके लिए आपको क्या कहते हैं, टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा, तभी आप इसके ऊपर हमें देख सकते हैं। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे प्रोसेस में पुलिस इंक्लूड होती है। ठीक है, देयरफॉर जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन करती है और ये इन्वेस्टिगेशन हमेशा होती है। इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो हम किसी भी चीज का आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि ये चीज गलत कैसे हुई है ना। अकॉर्डेंस विद लॉ, लॉ के हिसाब से, कानून के अकॉर्डिंग सारा काम किया जाता है। विद फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, यानी कि हम इंसानों के, सिटीजन के, नागरिकों के जितने भी राइट हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी पूरी इज्जत करते हुए कि किसी के भी अधिकार का कोई उल्लंघन ना हो, है ना। और उसको, उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या करते हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ओके, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने गाइडलाइंस सेटअप की हुई हैं कि पुलिस को क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहला, अरेस्ट करना है। ये मेरे पेन की इंक पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। अरेस्ट करते हैं, ठीक है। इंटेरोगेशन चलती है, फिर डिटेंशन यानी कि सजा मिलती है। तो पहला काम अरेस्टिंग, दूसरा इंटेरोगेशन एंड थर्ड इज डिटेंशन यानी कि सजा। ठीक है, अगर इस सबको किया जाता है कि शायद इसने किया हो, शायद नहीं किया हो, क्या पता किसी और ने किया हो, तो उसको पकड़ेंगे फिर बाद में। अभी पहले जो भी मिल रहा है पहले उसको हाथों हाथ पकड़ लेते हैं, क्या पता ये चश्मदीद गवाह हो या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर पूछताछ की जाती है, इंटेरोगेशन यानी कि पूछताछ की जाती है प्रॉपर। फिर पूछताछ के बाद सब कुछ चीजें सॉर्ट हो जाती हैं, फिर जो अपराधी है उसको सजा दिलाई जाती है। अब पुलिस क्या नहीं कर सकती? पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती। हम मूवीज में जनरली क्या देखते हैं, एक 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 साइड दिखाई जाती है ना पुलिस की, कि कई कई साइड पे पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही होती है, एक साइड पे पुलिस बहुत बुरा काम भी कर रही होती है। और ऐसे सभी पुलिस वाले नहीं होते, है ना। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं जस्ट फॉर कि वो अपनी पोस्ट दिखाना चाहते हैं, अपनी पावर दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे पास इतनी पावर है और हम इस तरीके से टॉर्चर कर सकते हैं, है ना। या फिर कुछ करप्शन चार्जेस एंड ऑल, ये सभी चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, टॉर्चर नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, है ना, ब्लीडिंग नहीं हो सकती, बहुत मतलब गंदा टॉर्चर नहीं हो सकता। पुलिस किस तरीके से मारती है कि खून नहीं निकले, बाकी दर्द पूरी बॉडी करती है बट ब्लड नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, शूट नहीं कर सकती बिना ऑर्डर्स के, कि भाई कोई पर्सन आया उसको डायरेक्टली शूट कर दिया। ठीक है, मार नहीं सकती है बिना ऑर्डर्स के, है ना। अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो ये तीनों काम बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। पुलिस को बिल्कुल भी राइट नहीं है, बिल्कुल भी इनको मतलब ये ऑर्डर्स नहीं मिले कि तुम ये तीनों काम करो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, आगे चलते हैं। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पेटी ऑफेंसेस, कि कोई छोटा मोटा ऑफेंस किया है उसके ऊपर बड़ी भयंकर उसको सजा मिल रही है कि भाई तूने तो ऐसा किया। जैसे मान लो चोरी होती है, चोरी कई बड़ी चोरियां होती हैं, कई छोटे मोटे चोर होते हैं, किसी का पर्स मार लिया, किसी का फोन चुरा लिया, किसी के पैसे उठा लिए, है ना। ये छोटी मोटी चोरी के लिए आप बहुत बड़ी सजा नहीं दे सकते। ठीक है, उसको कोर्ट ले जाया जाता है,
फिर इन्वेस्टिगेशन हियरिंग होती है, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल, वो सब बस जो भी अगर आपने लिया है तो उसको वापस कर दो, और अगर नहीं वापस कर सकते तो उसका पे कर दो, ठीक है। बस इसी तरह की जो है पनिशमेंट दी जाती है। आर्टिकल 22 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी करता है टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, कि जिस भी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उस समय वो कौन से फंडामेंटल राइट्स को यूज कर सकता है। सबसे पहला, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। जब भी उसे अरेस्ट किया जा रहा है तो उसे इन्फॉर्म किया जाए, पहले वारंट दिखाते हैं ना, हम क्या पूछते हैं, वारंट है आपके पास, ओ यस आई हैव अ वारंट, है ना। तो फिर वो अरेस्ट किया जा सकता है। अदरवाइज उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई नोटिस नहीं आया है, तो उसको अरेस्ट आप नहीं कर सकते, जबरदस्ती उठा के नहीं ले जा सकते, जैसे दिखाया जाता है जो लेके उठा के ले गए हैं फिर उसको बंद कर दिया जेल में, और ये इतना डायरेक्ट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। द ऑफेंसेस फॉर विच पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, जो भी आपने क्राइम किया है या फिर कोई भी आपने ऐसा काम किया है जिससे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है। ओके, द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट। जब भी अरेस्ट किया जाए आपको, यानी कि आपको इन्फॉर्म कर दिया, आपको नोटिस मिल गया, नोटिस मिलने के बाद यू आर ऑल्सो रेडी कि ठीक है मुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं। वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि मुझे अरेस्ट करने आएंगे, ठीक है। तो जब अरेस्ट हो जाते हैं तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है विद इन 24 आवर। 24 आवर से अगर ज्यादा टाइम लग जाता है तो माइट बी वो जो पर्सन होता है जिसे अरेस्ट करना है, अक्यूज होता है, माइट बी द पर्सन इज एब्सकॉन्डेड, भाग जाए, है ना, या फिर मिल नहीं रहा है, कुछ भी हो सकता है। राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और कस्टडी। अगर उसे पकड़ा गया है तो उसे मारना नहीं है, उसके साथ गंदा बिहेव नहीं करना है। इल ट्रीट मतलब उसके साथ बुरा व्यवहार करना, ठीक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। अब व्यवहार हम कैसे करते हैं, देखकर, इंसान को देखकर हम बिहेव करते हैं। अगर वो अमीर है तो हम उसे पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, ठीक है। अगर वो गरीब है या फिर ऐसा ही कोई पर्सन है जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, सिर्फ अकेला है, ठीक है, घूम रहा है, वैंडरर है एंड ऑल, तो उसके साथ हम बुरा बिहेव करते हैं, उसे पानी नहीं देते, उसके ऊपर चिल्लाते हैं, है ना, उसके ऊपर उसको बिना मतलब सुनाते हैं, तो ये बिहेव नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब भी वो कस्टडी में रहे। Confession made in police custody cannot be used as evidence against accused। जब तक जो मुजरिम है वो कस्टडी में रहेगा तब तक वो जो भी कन्फेशन करेगा उसको एज एविडेंस यूज नहीं कर सकते। बोलते ना लिखो इस पेपर पे, बोलते ना लिखो इस पेपर पे कि तुमने ये काम किया है, जस्ट साइन कर दो तुमने ये काम किया है, तो ये एविडेंस माने ही नहीं जाते। ये जो मूवीज में हम सब देखते हैं ना, ये कुछ नहीं होता, ऐसे एविडेंसेस चलते ही नहीं है। ओके, अब कोई जो बच्चा है 15 साल की उम्र का है या फिर कोई औरत, ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों को, इन दोनों लोगों को, 15 साल तक की उम्र के बच्चों को और औरत को कभी भी पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता। ये सभी बातें यहाँ पे ध्यान से सुनो, मे बी कहीं ना कहीं काम आ सकती है, आपके नहीं तो किसी और के, किसी और के नहीं तो किसी और के, राइट। जरूरी नहीं है अगर कोई चीज हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सिर्फ हमारे ही काम आने वाली है, माइट भी वो दूसरे लोगों के काम आ सकती है, ठीक है। तो जो बच्चे 15 साल के होते हैं या फिर जो औरतें होती हैं, फीमेल होते हैं, उनको पुलिस स्टेशन क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुला सकते। फीमेल को आफ्टर 5 PM आप पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते, दिस इज नॉट अलाउड। अगर आप फीमेल को अरेस्ट करने जा रहे हो तो यू हैव टू कॉल अ लेडी पुलिस कांस्टेबल ताकि वो उसको लेकर आए, मेल उसको नहीं पकड़ सकते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर मतलब बनाए हैं, ठीक है, पुलिस के लिए एंड अदर एजेंसीज हैव टू फॉलो फॉर द अरेस्ट। अगर आप अरेस्ट करने जा रहे हो तो आपको ये सारा प्रोसीजर ना फॉलो करना होता है, ठीक है। डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन ऑफ एनी पर्सन, जब भी आप किसी पर्सन को पकड़ रहे हो, ठीक है, या फिर इंटेरोगेशन कर रहे हो, सजा दे रहे हो, तो कोई ना कोई एक प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया, तो आप बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते, ठीक है। दीज आर नोन एज द डीके बासु गाइडलाइन एंड सम ऑफ दीज इंक्लूड, ये डीके बासु गाइडलाइन है जिन्होंने इसको क्या किया है, इशू किया है, क्या नाम है उनका, डीके बासु। ओके, तो ये कहते हैं कि पुलिस ऑफिशियल हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटेरोगेशन, जो इंटेरोगेशन करते हैं, जो अरेस्ट करते हैं, शुड वेयर क्लियर एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेस्टिनेशन डेजिग्नेशन। मतलब आपको जब भी आप जा रहे हो तो आपको प्रॉपर ड्रेसअप होना है, ठीक है, एकदम बढ़िया साफ सुथरे,
आइडेंटिफिकेशन होने चाहिए, टैग्स होने चाहिए आपकी वर्दी पे, और डेजिग्नेशन होना चाहिए। ये नहीं कि हम चलो मस्ती में चलते हैं, दबंग में जैसे सलमान खान जाता है, सिम्बा में रणवीर सिंह जाता है, मस्त मतलब पैंट शर्ट पहन के रखता है, वो वर्दी नहीं पहनता, किसी को भी उठा लेता है, किसी को भी पटक देता है, टॉर्चर करता है, ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपके प्रॉपर डेजिग्नेशन होने चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होने चाहिए, टैग्स होने चाहिए, प्रॉपर आपकी एकदम चकाचक ड्रेस होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप अरेस्ट करने जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। राइट, आगे चलते हैं। अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। जब भी आप किसी को अरेस्ट करने जा रहे हो तो उसका एक मेमो रेडी होता है, जैसे कि टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट, कब उसको अरेस्ट किया है ना। फिर अटेस्टेशन, यानी कि जब सिग्नेचर करवाते हैं ना, अटेस्ट करवाते हैं, किसी के साइंड सिग्नेचर लेते हैं, उसको अटेस्ट बोला जाता है ना। बाय एटलीस्ट वन विटनेस, एक विटनेस से हमें अटेस्ट साइन चाहिए उसके। ठीक है, हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेंबर ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड, अगर उसका कोई फैमिली मेंबर अरेस्ट हुआ है तो। शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड, और जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसके साइन होने चाहिए। तो कुछ इस तरीके का वो मेमो दिखाई देता है जो अरेस्ट करते वक्त बनाया जाता है। अब देखो, ये हमारे सुशील भैया है ना, इस पर्सन को अरेस्ट किया। ठीक है, अब इसको इंटेरोगेट किया गया, देखो इसके यहाँ पर, इधर देखो कितना डार्क डार्क हो रहा है, दैट मीन इसको मारा गया है। इंटेरोगेशन हुई, राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और अ वेलविशर। ठीक है, क्या किया गया कि इसको अरेस्ट करने के बाद इसके गांव के किसी व्यक्ति को बुलाया गया, उसको इन्फॉर्म किया गया कि भैया तुम्हारा फला फला जो पर्सन है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है, और तुम आके उसकी बेल करवा लो। अब ये जो अंकल है, इनके चाचा, ये आए इनको अरेस्ट बेल कराने। तो जब फ्रेंड और रिलेटिव जो कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहता है या कहीं और रहता है, एट द टाइम ऑफ जब पुलिस उसको अरेस्ट कर रही होती है, कस्टडी में ले रही होती है, तो उसको 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर बता देना चाहिए कि भाई आपके घर का इंसान जो भी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, रीजंस ये हैं, आप यहाँ पर आइए और उस व्यक्ति को, मतलब अगर आपको लग रहा है कि उसे ऑब्वियसली छुड़ा लेना चाहिए ना, ऐसा नहीं बोल सकते अगर आपको लग रहा है, बट इतनी जल्दी नहीं हो सकता, बट आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते। अब हम वापस आते हैं शांति और शांति की स्टोरी पे। ठीक है, जब शांति को अरेस्ट कर लिया गया था चोरी के लिए, ठीक है, जो एसआई राव था उसने उसके भाई को भी पकड़ लिया था और उन दोनों को 2 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया था, लॉकअप में। तो क्या ये लीगल था? मतलब 2 दिन के लिए पकड़ लेना इन दोनों को और सजा देना, क्या ये वायलेट कर रहे थे डीके बासु गाइडलाइंस को? बताइए, आपको लगता है आप सभी बच्चों को? अब जो एसआई राव था, है ना, डू इनफ टू क्वेश्चन विटनेसेस एंड कंपाइल एविडेंस बिफोर अरेस्टिंग शांति और फाइलिंग अ केस अगेंस्ट हर। मतलब उसने उनको अरेस्ट करके रख लिया पहले ही, ना ही उसने जांच पड़ताल की, ना ही कोई इंटेरोगेशन की, और फटाफट से वो आया और केस भी मतलब फाइल नहीं किया प्रॉपर, उनको जेल में डाल दिया। तो क्या ये सही था? बिल्कुल भी सही नहीं था। अगर इन सब चीजों को ध्यान में देखा जाए, जो ड्यूटीज मतलब वो कर रहे थे, ठीक है, मतलब वो प्रॉपर भी ड्रेस नहीं थे, है ना, इन्वेस्टिगेशन के समय, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो अब चलते हैं एक दूसरे सिनेरियो की तरफ। ठीक है, अब ऐसे मैं देखूं, जो स्टोरी हमने देखी तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर डीके बासु गाइडलाइंस को देखा जाए तो जो पुलिस वाले थे, एक तो उन्होंने प्रॉपर ड्रेस नहीं पहनी हुई थी, है ना, जब अरेस्ट करने जा रहे थे। इन्वेस्टिगेशन, नो। केस फाइल, नो। कुछ भी चीज नहीं हो रही थी ना, ये सब गलत था। चलिए, अब ये मिस्टर अगेन शांति और उसके जो भाई हैं, है ना, सुशील, तो पुलिस स्टेशन वो आए। उनको जाना चाहिए था एक्चुअली पुलिस स्टेशन टू कंप्लेन दैट कि मिस्टर शिंदे की जो 20 साल का जो बेटा है, ठीक है, उन्होंने उनके 15,000 रुपए चुराए हैं, जो उन्होंने चोरी किए थे। ये उन दोनों भाई बहनों को कंप्लेंट करना चाहिए था। अब आपको ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर था इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन का, कि उसको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी? बिल्कुल करनी चाहिए थी, है ना, कि जब इतना बड़ा केस हो गया है, इतनी बड़ी बात हो गई, तो माइट भी कुछ और भी तो चोरी हो सकता है उनके घर से। अब लिस्ट ऑफ फ्यू फैक्टर्स दैट इन योर ओपिनियन में इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द पुलिस एंड रजिस्टर और नॉट रजिस्टर एन एफआईआर। अब ये आपका काम है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, कि यहाँ पर आपको कुछ फैक्टर्स लिखने हैं, अपना ओपिनियन लिखना, अपने विचार लिखने हैं कि जो डिसीजन है पुलिस का टू रजिस्टर और नॉट टू रजिस्टर एन एफआईआर की, क्या उसको एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए थी या एफआईआर रजिस्टर नहीं करनी चाहिए थी। तो ये आपको आंसर्स लिख के मुझे भेजने हैं। अब हम पढ़ते हैं एफआईआर के बारे में। एफआईआर क्या होती है? मैंने बताया था ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि सबसे पहले इंफॉर्मेट करना पुलिस में कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इट इज द रजिस्ट्रेशन
ऑफ एन एफआईआर दैट पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू क्राइम। मतलब ये इन्वेस्टिगेशन करने का फर्स्ट स्टेप है कि हमारे पास एक रिपोर्ट दर्ज हो गई है कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब हम इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। और जो लॉ स्टेट्स है वो क्या कहता है, मतलब लॉ क्या कहता है, दैट इज द कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज कि जो पुलिस स्टेशन है टू रजिस्टर एन एफआईआर, ठीक है, जब भी जरूरत हो या जब भी जो व्यक्ति है उसके पास इंफॉर्मेशन है और वो देना चाहता है और कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसकी एफआईआर होना बहुत जरूरी है। तो दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन टू पुलिस ईदर ओरली और इन राइटिंग। वैसे राइटिंग में ज्यादा बढ़िया रहती है, ओरली नहीं कंसिडर की जाती। ठीक है, अगर ओरली आपको बताई गई है तो यू हैव टू राइट इन ऑन दी पेपर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये प्रेस्क्राइब किया गया है फॉर्म ऑन विच द पुलिस रजिस्ट्रार ऑन एफआईआर। तो क्या क्या मेंशन होना चाहिए एफआईआर करते वक्त, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ ऑफेंस कि जहां पर वो क्राइम हुआ है, डिटेल ऑफ बेसिक फैक्टर ऑफेंस के, मतलब जो जो थोड़ी छोटी मोटी चीजें पता है कि कितने पैसे चोरी हुए, ठीक है, क्या सामान चोरी हुआ, किसने किया, कौन घर में आता जाता था, ये सब डिटेल्स होनी चाहिए। इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना पड़ता है क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है। नेम और एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट, जिसने कंप्लेंट किया है उसका नेम एड्रेस लिया जाता है और साइन लिया जाता है। तो इस तरीके का कुछ एफआईआर दर्ज किया जाता है। इफ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज पर्सन एंड विटनेसेस इज ऑल्सो मेंशन। अगर पता है तो जो अक्यूज है जिसने ऐसा किया है तो उस पर्सन का नाम, ठीक है, उसका एड्रेस, ये सभी चीजें मेंशन कर दी जाती हैं। तो ये देखो ये एफआईआर का फॉर्म है, मतलब एक फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। ठीक है। अब जो कंप्लेंट क्या है, मतलब जब हम कंप्लेंट करते हैं ये एक लीगल राइट है टू गेट फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर फ्रॉम द पुलिस। जब भी आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो आपको उसकी एक फ्री कॉपी मिलती है कि ये इसकी कॉपी है, क्योंकि कार्बन लगा के लिखते हैं ना, आपने देखा होगा कई जगह कि एक कार्बन पेपर लगाते हैं ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का, तो उसको यूज किया जाता है ना। फिर उसको कॉपी करके वो पेज को फाड़ के आपको दे दिया जाता है, या फिर और भी कोई चीज हो सकती है कि कॉपी निकाल दी। अब तो ऑनलाइन हम लोग एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, है ना। अब हमारा सेकंड रोल क्या था, पुलिस का रोल खत्म, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल था, जब भी क्रिमिनल अफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग, जब भी कोई अफेंस होता है वो एक पब्लिक रॉन्ग है, यानी कि वो जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत ही गलत है ना। व्हाट इज मेंट बाय दिस इज दैट इट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट एन इफेक्टिव विक्टिम बट अगेंस्ट द सोसाइटी एज अ होल। कि हम लोग यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ ही कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई ऑफेंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सोसाइटी के अगेंस्ट हो रहा है। अगर इस व्यक्ति के साथ आज ऐसा हो रहा है तो क्या पता कल किसी और के साथ हो, फिर उसके बाद किसी और के साथ, तो ये एक सोसाइटी टारगेट हो गई ना। तो यहाँ पर जब भी क्राइम होता है तो वो किसी एक इंसान के साथ नहीं, पूरी सोसाइटी के साथ होता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे रेप केसेस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं कि जब एक पर्सन का रेप केस होता है, राइट, तो जो पब्लिक है, जो सोसाइटी, वो कितना मतलब वो दिखाती है, अपना गुस्सा दिखाती है, आक्रोश, मतलब धरने हो जाते हैं, मार्च चल रही है, रैली चल रही है, ये सब होता है। तो दैट मीन सोसाइटी अफेक्ट हुई उससे, है ना। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भी कोई छोटा ही क्राइम क्यों ना हो, वो क्राइम पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, ना कि सिर्फ एक सिंगल पर्सन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या आपको याद है जो डाउरी डेथ का हमने पढ़ा था, सुधा की डाउरी डेथ का, है ना, लास्ट चैप्टर में। तो उस केस में क्या हुआ था, जो अक्यूज लक्ष्मण था और उसकी फैमिली थी वो प्रेजेंटेड बाय द स्टेट, है ना, उन्होंने उनको बुलाया गया। ठीक है, दैट इज वाई दी जो ये केस है सो क्या कहा गया, स्टेट कहा गया, यानी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, कि जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने केस किया था वर्सेस किसके अगेंस्ट, वो जो सुधा थी उसकी इन लॉज के अगेंस्ट, है ना, डाउरी केस था यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर केस क्या था जो शांति के साथ हुआ, इसमें जो मिसेस शिंदे थी और किसका, शांति हेम्ब्रम, हेम्ब्रम के बीच में। तो ये दो केसेस हैं। जो केस जब भी होता है, केस फाइल किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, दो लोगों के बीच में होता है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोर्ट में ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है, हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि ये जो राज्य है, जो सोसाइटी है, उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे काम कर रहे थे। कि मतलब अगर मैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो क्या, मतलब यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है या जो भी पूछताछ चल रही है क्या वो सही है।
अब जो रोल है इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूटर का, बिगिन वंस व्हेन द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फील्ड द चार्जशीट, फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट। अब इसका काम तभी स्टार्ट हो जाता है जब जो पुलिस है वो क्या करती है, चार्जशीट फाइल कर देती है। तो ये तभी से एक्टिव हो जाते हैं कि हमें सारी जानकारी पता होनी चाहिए। और बाकी इसका इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल नहीं होता, बट ये पूरी नजर रखते हैं सारी चीजों पर। जो प्रोसिक्यूटर होता है ना, मस्ट कंडक्टेड द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो इनका काम क्या होता है कि ये स्टेट के बिहाफ पे काम करते हैं, ठीक है। इनको ये खुद से पर्सनली नहीं आते, स्टेट इनको इनवाइट करता है। जो ऑफिसर होता है और कोर्ट का, है ना, इट इज हिज और हर ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शली एंड प्रेजेंट। तो वो वहां पर किसी के फेवर में बात नहीं करेंगे, वो बड़े न्यूट्रल होके सारी चीजें जानेंगे, सारी चीजों को देखेंगे, समझेंगे, है ना, और फिर एक बड़ा ही न्यूट्रल वहां पर एक आंसर आएगा कि ये जो कुछ भी हो सकता है वो रिजल्ट किसी के हक में हो सकता है, किसी के अगेंस्ट हो सकता है ना। फुल टाइम द फुल एंड द मटेरियल फैक्ट ये देखते हैं, जितने भी चीजें, जितने भी एविडेंसेस इनको मिले हैं, विटनेस से बात करते हैं, सारी चीजें पता होती है, एविडेंसेस ये सारे चेक करते हैं बिफोर द कोर्ट टू इनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस। कोर्ट के पहले, कि मतलब जो कोर्ट डिसाइड करेगी, मतलब उससे पहले ये सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर रहा, मुझे तो बड़ा मजा आया पढ़ाने में, ठीक है। जो पुलिस है उसका कितना अच्छा काम होता है, ठीक है। और ये सारी जानकारी बच्चों हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। माइट बी देखिए, हो सकता है कि आपके बड़ों को ऑलरेडी ये सब चीजें पता हो, लेकिन अगर आपको भी पता है तो आप भी इस चीज से अवेयर रहेंगे, है ना, कि अगर कुछ हो जाता है तो आपको क्या एक्शन लेना है, राइट। तो यहाँ पर इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चे हमें इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट अगर आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।